फेडरेशन के अंदर, फेडरेटिंग यूनिट्स के अंदर रिसोर्सेज जो है वो तकसीम होते हैं। कुछ पे सूबों का कंट्रोल होता है, कुछ पे मरकज़ का कंट्रोल होता है, और कहीं फेडरेटिंग यूनिट सूबे होते हैं, किसी जगह उसको स्टेट्स कहते हैं, मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। तो फेडरेशंस के अंदर वसाइल की तकसीम होती है फेडरेटिंग यूनिट्स के अंदर। पाकिस्तान का आर्टिकल 160 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो NFC अवार्ड को डिफाइन भी करता है, NFC अवार्ड का मैकेनिज्म भी देता है। NFC वो कमीशन है, नेशनल फाइनेंस कमीशन वो कमीशन है जो मुल्क के अंदर वसाइल की तकसीम के लिए बनता है, उसको NFC कहते हैं। और लोग NFC का जो कमीशन है, नेशनल फाइनेंस कमीशन को NFC अवार्ड से कंफ्यूज करते हैं। अवार्ड बेसिकली वो अल्टीमेट पर्पस है जिसके लिए कमीशन तश्कील पाता है। तो इसलिए कमीशन जो है वो फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर के सरबराही में होता है, प्रोविंशियल फाइनेंस मिनिस्टर्स उसमें होते हैं, उसमें कुछ फेडरल मिनिस्टर्स होते हैं, उसमें प्रोविंसेस के फिर मेंबरान होते हैं जिनको नॉमिनेट किया जाता है। और ये कमीशन हर 5 साल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बनना चाहिए। और आईनी माहिरीन कहते हैं कि जो कमीशन 5 साल के लिए बनता है, जो बॉडी 5 साल के लिए बनती है, तो उसका अगर अवार्ड है तो अवार्ड भी 5 साल के अंदर देना चाहिए। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि आखिरी अवार्ड 2010 में इशू हुआ है। इस दौरान 3 अवार्ड इशू होने चाहिए थे, लेकिन अभी तक अवार्ड नहीं हुआ, इशू हो सका। 2025 के अंदर NFC अवार्ड इशू होना चाहिए था। आई होप मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। मैं आगे ये बात कहना चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ वसाइल की तकसीम की हिस्टोरिकल ट्रेजेक्टरी है, वो ये है कि पहले पॉपुलेशन को ज्यादा वेटेज दिया गया था, बल्कि एक वक्त था कि पूरा वेटेज पॉपुलेशन को दिया गया था। यानी जब आप वसाइल को तकसीम करते हैं तो आपके साथ एक वर्टिकल लाइन होता है, यानी आप फेडरल लेवल पे एक चंक डिसाइड करते हैं केक के अंदर कि इतने पैसे जो है वो सूबों को दिए जाएंगे। फिर आपके पास हॉरिजॉन्टल एक लाइन होती है, इन फिर सूबों के दरमियान किस फार्मूले के तहत वो पैसे तकसीम होंगे, तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। तो एक जमाने में वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे ज्यादा, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो पॉपुलेशन को दी जाती रही, और एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर था। फिर रफ्ता रफ्ता इस फार्मूले को तब्दील कर दिया गया और मल्टी फैक्टर फार्मूला जो है इंट्रोड्यूस किया गया। और मल्टी फैक्टर फार्मूले के तहत फिर जो लेटेस्ट सिचुएशन है उसमें मैं थोड़ा आपके साथ तो जो वेटेज है उसको शेयर करता हूं कि उसमें 57.5% जो है लास्ट जो आपका NFC अवार्ड 2010 के अंदर हुआ है, उसमें 57.5% जो है वो सूबों का शेयर है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, और 5% ये मरकज का शेयर है। ये लास्ट जो है। और इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक 18वीं तरमीम के अंदर एक प्रोविजन एंटर की गई। उस प्रोविजन में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यह है कि आपका जो नेक्स्ट अवार्ड होगा, वर्टिकल शेयर जो मतलब सूबों का है, जो वर्टिकल शेयर है सूबों का, वो अगले अवार्ड के अंदर पुराने वाले अवार्ड से कम नहीं होगा। इस पे मामला जो है इस वक्त स्टक है। इस वक्त एक केस है फेडरल गवर्नमेंट का, इस वक्त एक केस है हमारे जो मुख्तदिर हल्के हैं उनका, और उस वजह से हमारी NFC अवार्ड जो है उसका इजरा नहीं हो रहा है। 2010 के अंदर NFC अवार्ड का इजरा हुआ। 2010 में 18वीं तरमीम पास हुई, और इसके नतीजे में वसाइल का वर्टिकल शेयर्स के अंदर एक बड़ा पोर्शन सूबों को मुंतकिल हुआ। इस वजह से फेडरल गवर्नमेंट के अंदर एक एहसास है और मुख्तलिफ हल्कों के अंदर कि जो सूबों को एक्स्ट्रा पैसे दिए गई, इस वजह से फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बढ़ा, और फेडरल गवर्नमेंट के जो 2 बड़े इस वक्त हेड्स है एक्सपेंडिचर के, इसमें डेट सर्विसिंग है। यानी अगर आप पिछले साल की बजट का जायजा लेंगे तो 17,000 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट का 17,400 अरब रुपए बजट है। 17,400 अरब रुपए बजट में फेडरल गवर्नमेंट के डेट सर्विसिंग के अंदर 8,500 अरब जो है वो डेट सर्विसिंग के अंदर जाती है, वो सूद पे जाती है। और जो आपकी फिर मिलिट्री एक्सपेंडिचर है, डिफेंस एक्सपेंडिचर है, तो डिफेंस एक्सपेंडिचर के अंदर बजाहिर तो ये 2400 अरब रुपए है, लेकिन आप अगर डिफेंस प्रोडक्शन को साथ करेंगे, अगर आप रेंजर्स और FC के बजट को साथ मिलाएंगे, आप अगर आर्मी की पेंशन को साथ मिलाएंगे,
तो ये कुल मिल मिला के 3,500-4 हजार अरब बनता है। तो इस वजह से ये जो बड़ा चंक है आपका, ये आपका बड़ा चंक जो है इन दो हेड्स के अंदर चला जाता है और फिर आपको कर्जे पे कर्जे लेने पड़ते हैं। तो ये एक मौके वहां ये है कि सूबों के पास जो इतने पैसे गए, तो सूबों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करने के बजाय फेडरल गवर्नमेंट से मुफ्त पैसों के ऊपर गैर जरूरी नॉन जुडिशियस एक्सपेंडिचर्स किए। मसलन पोस्टों की क्रिएशन किए, ऐसे डेवलपमेंटल स्कीम स्टार्ट किए कि जिसके नतीजे में ये बुहरान मजीद शदीद तर हुआ। और केपी का जो केस है, मैं 2-3 मिनट में केपी के केस के ऊपर बात करता हूं। केपी डिपेंडेंट है फेडरल ट्रांसफर्स पे। आपके फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से 93% आपको पैसे फेडरल गवर्नमेंट से ट्रांसफर होते हैं। आपकी अपनी जो रेवेन्यू, ऑन सोर्स रेवेन्यू है, जनरेशन है, वो 8% है। ज़ाहिर इसको चैलेंज भी किया जाता है, मैं इस वक्त बात नहीं करता हूं। हमारे तैमूर जगरा साहब जब मैं ये बात करता हूं तो हमेशा उसको चैलेंज करते हैं, वो यहां मौजूद होते तो मैं मैं उस पर बात नहीं करता हूं। लेकिन फेडरल ट्रांसफर्स पे हम 93% या 92% डिपेंडेंट है। तो इसलिए इस सूबे के अंदर जो इस वक्त सिचुएशन है वो ये है कि इतने सारे पैसे आने के बावजूद भी हमने इन पैसों को जुडिशियसली इस्तेमाल नहीं किया। हमारी सूबाई हुकूमतों ने इसको जुडिशियसली इस्तेमाल नहीं किया, अपना रेवेन्यू बेस हम नहीं बढ़ा सके। और इस वक्त हम कर्ज, मतलब ये हेविली, मतलब इस सूबे के अंदर बहुत बड़ा ह्यूज चंक है कर्ज का। तो इस वजह से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये जो बुनियादी मसला है कि अगर हम अपने रेवेन्यू सोर्स बेस को भी नहीं बढ़ा सकते हैं, फेडरल ट्रांसफर्स भी नहीं होते हैं, तो इसके नतीजे में हम मुसलसल फाइनेंशियल क्राइसिस में होते हैं। इसका नतीजा फिर सर्विस डिलीवरी के ऊपर होता है, इसका नतीजा फिर लोकल गवर्नमेंट के ऊपर होता है, इसका नतीजा फिर एजुकेशन के ऊपर होता है। आप अगर हमारे सूबे के फिगर्स और स्टेटिस्टिक्स के अंदर जाएंगे तो हमारे सूबे के अंदर इस वक्त कोई 51% लिटरेसी रेट है। ये पंजाब में 66% है और सिंध में 58% है। हमारे इस सूबे के अंदर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो है वो 49% है। ये हुकूमत के अपने फिगर्स में कह रहा हूं। हमारी नहीं 49% आउट 49 लाख 4.9 मिलियन 4.9 मिलियन बच्चे जो है वो आउट ऑफ स्कूल है, यानी 37 to 40% बच्चे जो है इस वक्त स्कूलों से बाहर है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सारे स्कूलों की तादाद 34,000 है, यानी 34,000 प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों के मिल के स्कूल है, और हुकूमती स्कूल जो है वो 27,000 है। अब अगर आप जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है उनको अगर स्कूलों के अंदर लाना चाहते हैं तो आपको हुकूमती सतह पे 27,000 मजीद स्कूलों की जरूरत है। इसलिए आपको रिसोर्सेज की जरूरत है। तो जो आपको वहां से रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं, आप अपने रेवेन्यू बेस पे नहीं बढ़ाते हैं, इसके नतीजे में यहां गुर्बत आ जाती है। फिर खैबर पख्तूनख्वा का एक दूसरा केस और मुकदमा यह है कि आपने 2018 के अंदर खैबर पख्तूनख्वा का जोग्राफिया भी चेंज तब्दील कर दिया और उसकी आबादी के अंदर फाटा जो है वो ऐड हुआ। 5 मिलियन से ज्यादा लोग ऐड हुई और इसकी आबादी में 2017 और 2022 की सेंसस में इजाफा भी हुआ। तो इसके नतीजे में जो आबादी का वेटेज है वो हमें वो पुराना वेटेज मिल रहा है। इन्हें हम 14% जो है इस वक्त बहैसियत मजमूई अपना शेयर वसूल कर रहे हैं। इस जो नई एडजस्टमेंट हुई है, जियोग्राफी में तब्दीली हुई है, हमारे आबादी में तब्दीली हुई है, इस हिसाब से हमारे 19% प्लस शेयर मिलना चाहिए। उसकी जो हिसाब किताब हुई है वो फिगर मैं आपके साथ शेयर करता हूं। इसके हमने कैलकुलेशन किए कि अगर हमें एज पर और न्यू रियलिटीज जो है जिसमें हमारी टेरिटोरियल रीएडजस्टमेंट हुई है और इसके साथ साथ हमारी आबादी में इजाफा हुआ है, अगर इस हिसाब से हमें पैसे मिलते तो एनुअली हमारे पैसों के अंदर 200 से लेकर 300 बिलियन तक इजाफा होना था। 200 कंजर्वेटिव एस्टिमेट है, 300 बिलियन हायर एस्टिमेट है। और एज पर कंजर्वेटिव एस्टिमेट अभी तक हमें 964 बिलियन रुपए से डिप्राइव किया गया है। ये अगर हमें वेटेज मिलता तो हम 964 बिलियन रुपए इजाफे इस सूबे को मिलते। मैं समझता हूं कि कंक्लूड करने से पहले मैं, चूंकि मेरा वक्त खत्म है वैसे, हाँ मेरे पास कितना वक्त है? खत्म है, ठीक है। बस मैं कंक्लूड करता हूं, 1-2 मिनट कंक्लूड करता हूं। देखिए हमारे यहाँ इस पे मैं कुंडी साहब का बहुत ज्यादा मशहूर हूँ। अहमद कुंडी हमारे कलीग है, बहुत कीमती साथी है हमारा, एक जिम ऑफ मैन। वो इन डिबेट्स को जनरेट करता है, यूनिवर्सिटीज के अंदर जाते हैं, हम इकट्ठे जाते हैं और एक दूसरे को सुनते हैं। अक्सर हम को पैनलिस्ट होते हैं और एक दूसरे के ख्यालात से भी एक आगाह हैं। ज़ाहिर है आपके लिए हमारी बातें नहीं है, लेकिन हम एक दूसरे के साथ जब बैठ जाते हैं
तो हमारे अपने दरमियान ये बातें नहीं है, हम ये बातें एक दूसरे के साथ करते रहते हैं। मैं समझता हूँ कि इस सूबे का जो केस है वो हम प्रॉपरली इफेक्टिवली प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, और इस सूबे का अगर आप कोई नया केस बनाएंगे तो इस केस के हवाले से मैं आपको सिर्फ एक नया फार्मूला दे रहा हूं कि इस फार्मूले के मुताबिक हमें डिबेट जनरेट करनी चाहिए। मैं इस पे बस थोड़ी सी मुख्तसर गुफ्तगू करने के बाद कंक्लूड करता हूं। मेरा ख्याल है हमें केस प्रेजेंट करना चाहिए कि पॉपुलेशन का शेयर जो है वो 60% पर पहुंच जाए, वो 82% ना हो। पॉपुलेशन को आप 60% पे ले आए, एसडीजीज को आप 15% वेटेज दे दें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को मल्टी फैक्टर फार्मूला के अंदर कोई आप वेटेज नहीं दे रहे हैं, और जो फॉरेस्ट कवर है खैबर पख्तूनख्वा का उसको आप 10% जो है वो शेयर दे दें, और जो डिजिटल गवर्नेंस है उसको आप 5% शेयर दे दें, और जो रेवेन्यू डेंसिटी है उसको आप 10% शेयर दे दें। तो इसमें सिंध भी कवर हो जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा भी कवर हो जाएगी, बलूचिस्तान भी कवर हो जाएगा। ये एक मतलब मेरी अपनी डिस्कशन और मुख्तलिफ लोगों के साथ डिबेट्स के नतीजे में मैं आज इस एक नए फार्मूला पेश कर रहा हूं कि इस पे अगर हम जाएंगे और आबादी का वेट कम होगा तो खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध इस जैसे जो सूबे हैं वो आगे बढ़ेंगे और उनको ज्यादा शेयर मिलेगा। ज़ाहिर है ये डिबेटेबल है, इस पे आगे डिबेट हो सकती है, ये कोई फाइनल और कंक्लूसिव वर्ड नहीं है। कुन्नी साहब ने तमाम एस्पेक्ट्स को कवर कर दिया है। यहाँ से सवाल आया था कि हाउ कैन वी ब्रॉडन आवर रेवेन्यू बेस, तो मेरा ख्याल है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, पाकिस्तान के अंदर टैक्सेशन बहुत ज़्यादा हो गया है और वैसे भी रिग्रेसिव है। यानी रिग्रेसिव ये है कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन है जिसके नतीजे में आप गरीबों से टैक्स लेते हैं, आम लोगों से लगते हैं और मालदारों पे खर्च करते हैं। तो एक टैक्स का जो निज़ाम है इसको तो मैं सच्ची बात है कि प्रमोट नहीं करूँगा, पहले टैक्स के निज़ाम को जस्ट बना दिया जाए। लेकिन मैं खैबर पख्तूनख्वा का जो पोटेंशियल है नेचुरल रिसोर्स के हवाले से उसमें 4 चीज़ों को रिकमेंड करना चाहूँगा। मैं अगर हुकूमत में हो तो मैं इनको प्रायोरिटाइज करूँगा। हमें अल्लाह ताला ने हाइडल पावर जनरेशन का बहुत बड़ा पोटेंशियल दिया हुआ है, ऑलमोस्ट 40,000 मेगावाट हम जनरेट कर सकते हैं, और उसमें कुछ लो हैंगिंग फ्रूट्स हमारे पास है। लो हैंगिंग फ्रूट्स क्या है? हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं कि जो बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं या कंप्लीशन के करीब है, हम थोड़ा पुश उसको दे के उसको ऑपरेशनलाइज कर सकते हैं और इसमें बिलियंस ऑफ रुपए हम जनरेट कर सकते हैं। एक मिसाल मैं दे रहा हूँ, लुवरदीर के अंदर कोटो हाइडल पावर स्टेशन है, 40 मेगावाट बिजली जनरेट करता है, अभी तक वो कमीशन नहीं हो सका है और 2019 में कंप्लीट होना था। इस किस्म की कई प्रोजेक्ट्स मौजूद है कि जिसके लिए पैसों की जरूरत है और एचडीएफ मौजूद है, एचडीएफ को हाइडल डेवलपमेंट फंड को इस पे नहीं खर्च किया जा रहा। तो मैं अगर हुकूमत में हो तो मैं नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर इस सेक्टर को प्रमोट करूंगा। दूसरा है माइंस एंड मिनरल्स। हमारे पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के जखीरों पे बैठे हुए हैं, उनकी न निकासी सही हो रही है, उनके लिए लीगल फ्रेमवर्क ठीक है, न लोगों की राइट्स है, न सूबाई। इसलिए ये जो माइंस एंड मिनरल्स वाला सेक्टर है इसको फोकस करके अगले 5 साल तक हम 100 बिलियन रुपीस जो है, मेरा तो ख्याल है कि इससे भी ज्यादा हम ऐड कर सकते हैं, 300-400 बिलियन यानी कंजर्वेटिव एस्टिमेट के मुताबिक हम ये ऐड कर सकते हैं। ये दूसरा है। तीसरी जो चीज है वो मैं कहना चाहूंगा कि हमारी इस एनवायरमेंट डिपार्टमेंट का रिपोर्ट है, साइंटिफिक फॉरेस्ट मैनेजमेंट नहीं है, और साइंटिफिक फॉरेस्ट मैनेजमेंट ना होने की वजह से आपकी या एलिसिट कट है या विंड फॉलन ट्रीज है, और ये कोई 300 बिलियन रुपए आपकी जनरेट हो सकते हैं, लेकिन वो रोटन होते जा रहे हैं, गल सड़े जा रहे हैं, लेकिन उसकी नकासी का कोई लीगल फ्रेमवर्क मैकेनिज्म नहीं है। इस पे एनवायरमेंट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट मौजूद है। और चौथा जो एरिया है, मैं समझता हूं कि हम कर्जे लेते हैं, हम बीआरटी के लिए कर्जा लेते हैं, हम मोटरवेज के लिए कर्जे लेते हैं, हमें अपना जो फूड बास्केट है उसको एक्सपेंड करना है। अब देखिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की स्टडी है कि अगर अगले 10-12 सालों के अंदर आपको फूड सिक्योरिटी का जो बहरान है उससे बचना है, काज से बचना है, तो आप हर साल 90,000 एकड़ ऐड करेंगे। इस वक्त हम 10,000 एकड़ ऐड कर रहे हैं। ये जो हम रोडों के ऊपर खर्च करते हैं, हम ब्रिजेस के ऊपर खर्च करते हैं, क्या हम इसको डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं? ये रिक्वायरमेंट है हमारी कि हर साल हम 90,000 एकड़ जमीन जो है वो मजीद अंडर कल्टीवेशन लाएं। तो मेरा ख्याल है कि ये 4 ऐसे एरियाज हैं, बहुत से एरियाज हैं। ये जो फ्रीलांसिंग है ये बहुत बड़ा एरिया है और पाकिस्तान के नौजवान परफॉर्म कर रहे हैं। इस वक्त जो ग्रोथ हुई है $400 मिलियन से $800 मिलियन पे पहुंच गए हैं, लेकिन आपका जो फेडरल गवर्नमेंट है वो एनेबलिंग एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड करता फ्रीलांसर्स को। आपके जो पेमेंट के प्लेटफॉर्म्स है वो पाकिस्तान के अंदर नहीं है। आप दुबई, यूके, ऑस्ट्रेलिया
वहां से चक्कर लगा के पैसे यहां अट्रैक्ट कर रहे हैं। बहुत से एरियाज है, लेकिन मैं समझता हूं कि कुछ नॉन टैक्स एरियाज को आप फोकस करेंगे तो इसके नतीजे में खैबर पख्तूनख्वा अपने पांव पे खड़ा हो सकता है।